नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरे चैनल साहित्य भूमि पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नए प्रश्न के साथ उपस्थित हैं। तो हमारा प्रश्न है, सामान्य भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर बताइए। हम जब किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो उसकी भाषा थोड़ी अलग होती है, हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न। तो आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि साहित्य की भाषा और सामान्य भाषा में क्या अंतर है। भाषा मानव जाति के सबसे अच्छे आविष्कारों में से एक है। यह हम सभी जानते हैं कि भाषा अगर नहीं होती तो हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते, अच्छे से संपर्क, अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते, जिसके बिना हम अपने ज्ञान, विचारों, भावनाओं को साझा नहीं कर पाएंगे या क्रोध, उत्तेजना, घबराहट, भय को किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्त नहीं कर पाएंगे। यह सामान्य सी बात है कि भाषा के बिना हमारा जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम केवल मौखिक भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि संचार के माध्यम के रूप में उपयोग की जाने वाली सभी प्रणालियों की बात कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि भाषा केवल यह नहीं है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यह केवल भाषा नहीं है। हम एक संचार के माध्यम के रूप में भी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के रूप विभिन्न विभिन्न हैं। साहित्य में भी हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह एक अलग भाषा है। जनसंचार में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह एक अलग भाषा है। कहने का अर्थ है शब्दों का चयन भिन्न होता है। किसी भी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम एक स्थिति में, एक जगह के हिसाब से शब्द का चयन करते हैं। जब हम सामान्य घर में रहते हैं तो एक बात को अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन कहीं अलग जगह पे हैं, किसी मंच पे हैं, तो एक हम सामान्य भाषा को अलग तरीके से बोलते हैं। भाषा ध्वनियों, प्रतीकों और अर्थों का एक बौद्धिक निकाय है जो व्याकरणिक नियमों और संरचना द्वारा नियंत्रित होती है। प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति और उसके प्रयोग, नियम, ध्वनियाँ, ये सब समायोजित हैं। भाषा व्याकरण में, भाषा संरचना में, भाषा विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो भाषाओं की उत्पत्ति, उनके प्रकार, उनकी ध्वनियों आदि के बारे में पढ़ते हैं। इसके विपरीत साहित्य को ज्ञान के किसी भी निकाय के रूप में समझा जा सकता है जो लिखित रूप में मौजूद है, जिसका उपयोग किसी के विचारों, संस्कृति, परंपरा, जीवन के अनुभवों आदि के बारे में भाषा के उपयोग से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। साहित्य की रचना जब होती है तो वह जो रचनाकार है उसके विचारों को तो बताती ही बताती है, साथ में उस समय के राजनीतिक, सामाजिक माहौल और भाषा विज्ञान सभी को बताती है। जैसे हम अपने हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं कि जब हम आदिकाल से पढ़ते हैं तो उस समय की भाषा जो है वह अपभ्रंश होती है। फिर भाषा भक्ति काल जब आती है तो भाषा विकसित होकर उसमें अवधि और ब्रज में साहित्य में अधिक प्रयोग होने लगता है और बोलचाल की भाषा में भी अधिक प्रयोग होने लगता है। जैसे सर्वप्रथम हम संस्कृत का प्रयोग कर रहे थे बोलचाल में भी और साहित्य में भी, उसी प्रकार उसमें दो प्रकार की संस्कृत थी, जो वैदिक संस्कृत थी और जिसका प्रयोग वेदों में हुआ, फिर लौकिक संस्कृत हुई जिसका प्रयोग सामान्य साहित्य में होने लगा, जो पहले एक बोलचाल की भाषा ही रही। जब वैदिक संस्कृत साहित्य की भाषा थी तो लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। फिर लौकिक संस्कृत साहित्य की भाषा हुई तो पाली, प्राकृत, यह सब उद्धृत हुए जो बोलचाल की भाषा बनी। इनमें भी रचनाएं कई साहित्यकारों ने की। फिर अपभ्रंश विकसित हुई, अवधि ब्रज विकसित हुई, उसी से फिर अभी खड़ी बोली हिंदी विकसित हो गई है। अभी हम देखते हैं कि अभी के साहित्य में कहीं कहीं उर्दू का प्रयोग तो पहले से होता ही आ रहा है, अब अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी होने लगा है। तो इस तरह जैसे समय में परिवर्तन होता है वैसी भाषाओं और साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अब हम सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी के बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार साहित्य में भी अंग्रेजी के बहुत से शब्दों का प्रयोग होने लगा है। साहित्य बनाम भाषा तुलना।
अब हम यहाँ तुलना से समझते हैं कि साहित्यिक भाषा क्या है और एक सामान्य भाषा क्या है। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले समझते हैं तो है साहित्य। साहित्य एक विशेष विषय पर एक विशिष्ट प्रकार की लिखित या बोले जाने वाली रचना के शरीर को संदर्भित करता है। मतलब साहित्य का अर्थ यह हुआ कि एक विषय को, एक विशिष्ट विषय के बारे में विवेचना करना साहित्य हो जाता है। जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कोई उद्देश्य है, कोई संदेश है जो हमें देने की लेखक ने या रचनाकार ने प्रयास किया है। तो उस विशिष्ट उद्देश्य को संदर्भित करने के लिए जो लिखित प्रकरण तैयार किया जाता है वह साहित्य हो जाता है। और भाषा का तात्पर्य किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति या संचार से है जो जीवित जीवों द्वारा मनमाने संकेतों के माध्यम से किया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि हम जो अपनी अपनी कुछ बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं वही भाषा है। अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वही भाषा है। अब दूसरी है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर साहित्य की तुलना। साहित्य क्या है? कल्पनाशील है, बौद्धिक है, विचारों और चिंतन के साथ लिखित कार्य। हम सभी जानते हैं कि जब एक साहित्य की रचना होती है तो उसमें कुछ कल्पनाशीलता होती है, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में तर्क वितर्क करके रखे गए होते हैं। चिंतन होता है समाज की किसी समस्या के बारे में या मन के मनोभावों की किसी समस्या के बारे में चिंतन होता है। भाषा अर्थपूर्ण ध्वनि, शब्द, व्याकरण के नियम आदि की प्रणाली है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि भाषा जो है उसका एक एक शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उसका एक नियम है, व्याकरण में उसको बांधा गया है जिसको हम भाषा विज्ञान में पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार भाषा, जब कोई एक शब्द की उत्पत्ति होती है तो उसका अर्थ, उसकी ध्वनि, शब्द और व्याकरण आदि के नियमों में उसे बांधा जाता है। अब संबंध के आधार पर साहित्य क्या है? जीवन के अनुभव है। और भाषा प्रवचन, मतलब सामान्य बोलचाल जो हम बोल सकते हैं वही भाषा है। और साहित्य जब हम लिखते हैं तो हम किसी भी बात को ऐसे नहीं लिख सकते। हमें एक अच्छा उद्देश्य सबसे पहले तो चाहिए। अगर हम किसी साहित्य की रचना कर रहे हैं तो हम पहले उसकी परिपाटी तैयार करेंगे, एक संरचना तैयार करेंगे, सारांश रूप कि हम किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, यह समाज में कैसी अपनी छाप छोड़ेगा। तो यह सब बातों पे हमें विचार करना पड़ता है एक साहित्य की रचना करने से पहले। अब तीसरा उपयोग। साहित्य का क्या उपयोग है और भाषा का क्या उपयोग है? तो साहित्य है तथ्यों और विचारों का मनोरंजन और प्रगटीकरण। हम सभी जानते हैं कि हम साहित्य का प्रयोग, साहित्य जैसे पढ़ते हैं तो मनोरंजन के लिए होता है, किसी किसी समस्या के समाधान के लिए, उसके प्रगटीकरण के लिए होता है। आज हम साहित्य किताबें तो बहुत कम पढ़ते हैं। अब लोग आजकल शोज़ ज़्यादा देखते हैं तो उनमें भी कोई ना कोई समस्या होती है, उसका समाधान होता है, आपके मनोरंजन के लिए ही बनाई जाती है और कुछ जीवन के अनुभवों के लिए भी बनाई जाती है। भाषा जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया। यही मैंने कहा कि अगर हमें अपनी भावनाओं को दूसरे को बतानी है तो उसे हमें व्यक्त करने के लिए भाषा की ही आवश्यकता है। एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, एक दूसरे से काम करवाने या एक दूसरे का काम करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वही भाषा है। अब साहित्य की भाषा को समझते हैं कि साहित्य की भाषा क्या है। साहित्य किसी भी प्रकार की लिखित या बोले जाने वाली सामग्री को संदर्भित करता है जिसे कला के रूप में माना जाता है। कला के रूप में माना जाता है कहने का अर्थ है कि जब हम कोई साहित्य लिखते हैं तो हम किसी भी बात को सामान्य तरीके से नहीं लिखते। अगर आपने किसी बड़े साहित्यकार की कोई रचना पढ़ी होगी तो देखा होगा कि उसके शब्दों का चयन भिन्न होता है। जिस बात को हम सामान्य सामान्य तरीके से कह सकते हैं उसको वह चिंतन मनन करके अलग अलग शब्दों में किसी संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है। यह इसकी विशेषता है। साहित्य की भाषा की यह विशेषता ही है
कि आप किसी सामान्य सामान्य बात को भी इस तरह से प्रकट करें कि वह लोगों के मन पे छाप छोड़ जाए, जिसका कुछ बौद्धिक मूल्य होता है। बौद्धिक मूल्य कहने का कि वो आपको किसी तरह से आपके दिमाग को इस तरह से प्रभावी हो कि आप उस सीख को कभी ना भूल पाए, उस घटना को कभी ना भूल पाए, जो भाषा के उपयोग के कारण होता है। कहने का अर्थ है, साहित्य किसी भी प्रकार की लिखित या बोले जाने वाली सामग्री को संदर्भित करता है, जिसे एक कला के रूप में माना जाता है, जिसका कुछ बौद्धिक मूल्य होता है, जो भाषा के उपयोग के कारण होता है, जो इसके सामान्य उपयोग से अलग होता है। भाषा के सामान्य उपयोग से साहित्य की भाषा अलग है। जो मैं कह रही हूँ कि अगर हम किसी सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी एक बात को सामान्य तरीके से कहते हैं, तो लेखक जब उसको लिखेगा तो वह अपने शब्दों का चयन ऐसा करेगा कि वह पाठक के मन पे अपनी छाप छोड़ जाए। साहित्य कोई भी कृति हो सकती है जो कलात्मक हो, एक ज्वलंत कल्पना से के साथ विकसित हो, और जो किसी क्षेत्र, भाषा, प्राचीन समय या मानव समाज के व्यवहार पैटर्न की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता हो। आदिकाल से, जब से लोगों ने पढ़ना लिखना समझा होगा, तभी से हम देखते हैं कि किसी ने कुछ ना कुछ लिखा है, और उसी लिखित के आधार पर ही इतिहास का आधार भी साहित्य ही है कि किसी ने लिखा। पहले पत्थरों पे लिखे जाते थे, फिर ताम पत्रों पे लिखे जाते थे, तो किसी ने उस समय की घटना, उसके संस्कृति, समाज के बारे में लिखा, तभी लोगों को पता चला कि यहाँ ऐसा था। तो साहित्य कहीं ना कहीं इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। लेखन हर तरह से, हर चीज़ से जुड़ा हुआ है कि कोई कुछ करता है तो उसको लिखता है, तभी पता चलता है लोगों को कि हाँ, उसने ऐसा किया। यह समाज के आधुनिकीकरण का सूचक है। यह पाठक को पूरी तरह से नई दुनिया से परिचित कराता है। यह एक परिचित चीज़ को एक अलग कोण या परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करता है। जब हम किसी चीज़ को साहित्य में पढ़ते हैं तो हमें एक अलग दुनिया का एहसास होता है, एक अलग चीज़ का एहसास होता है। हमें लगता है कि यह अलौकिक है। तो इसी तरह जो साहित्य की भाषा है, उसमें शब्दों का चयन ऐसा होता है कि जो पढ़ने वाला पाठक है उसको लगे कि हाँ, यह तो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। उपन्यास, कविता, लघु कथा, नाटक, गद्य, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, नाटक, निबंध आदि साहित्य के सामान्य रूप है। यह तो सामान्य सी बात है कि साहित्य क्या है। कविता है, उपन्यास है, नाटक है, कहानियाँ हैं। साहित्य के इन रूपों में शब्दों का प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली और विचार उत्तेजक ढंग से होता है। यही मैंने कहा कि जब कोई लेखक लिखता है, सामान्य सी बात को भी वह ऐसे प्रकट करता है कि वह आपके मन पे छाप छोड़ जाती है, आपको एक अलग दुनिया में लेके चले जाती है। आपकी बुद्धि पर वह बात पूरी तरह से तर्क वितर्क करने लगती है। यह किसी ने जीवन में क्या देखा, अनुभव किया, सोचा या महसूस किया, इसका एक रिकॉर्ड है जिसमें तत्काल और स्थायी रुचि है। साहित्य वही है कि अगर कोई लिखता है तो उसने या तो कोई अपनी आंखों देखी घटना लिखता है, या अनुभव किया हुआ कल्पना भी, अगर कोई कल्पना में भी लिखता है तो उसका कहीं ना कहीं उसके जीवन से उसका अनुभव जुड़ा होता है। यह केवल कुछ तकनीकी, कॉरपोरेट या कानूनी नीतियों को लिखने या सरकार के कानूनों को बनाने के लिए शब्दों का उपयोग नहीं है। साहित्य में रचनात्मक लेखन का उपयोग बौद्धिक विचारों को व्यक्त करने के साधन के रूप में किया जाता है, जहाँ एक भाषा अभिव्यक्ति का एक उपकरण मात्र है। इसके अलावा इसे लिखित कार्य की कृपा के रूप में भी माना जाता है। यह यही कहना चाह रहा है कि जब हम साहित्य लिखते हैं तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हम कोई सूचना लिख रहे हैं या कोई आवेदन लिख रहे हैं। हमें उसमें अपनी रचनात्मक कलात्मकता को प्रकट करना ज़रूरी होता है। अब भाषा की परिभाषा हम समझते हैं कि भाषा क्या है। भाषा का अर्थ मौखिक या गैर मौखिक संकेतों की प्रणाली है, जो जीवित प्राणियों द्वारा जानकारी, भावनाओं, विचारों आदि को संप्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। भाषा का अर्थ केवल बोलने से नहीं है।
कई लोग जो बोल नहीं पाते वह भी अपनी बात को रख लेते हैं। यही है गैर मौखिक तरह से अभिव्यक्त करना। जीव भी कई आपके पास आते हैं, आपको देखते हैं, ऐसा लगता है कि वो आपसे स्नेह कर रहे हैं, या आपको दौड़ा के काट दे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो क्रोध कर रहा है हमारे ऊपर, मतलब उनकी भावनाएं भी व्यक्त हो रही है। तो मौखिक या गैर मौखिक तरीके से जो व्यक्त हो वही भाषा है। दूसरे शब्दों में भाषा संचार का एक तरीका है जिसमें ध्वनियाँ, शब्द और व्याकरण शामिल है। एक दूसरे से संपर्क करने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता है वह भाषा है। इसके कुछ व्याकरणिक नियम और संरचना है जो लोगों को शब्दों का उच्चारण करने देती है, इस तरह से कि यह दूसरों को समझ में आता है। मतलब हम जो कह रहे हैं वह दूसरों को समझ आए, वही है भाषा। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा की उत्पत्ति, उसके व्याकरण, नियम आदि के अध्ययन को हम भाषा विज्ञान कहते हैं। यह परिवर्तन और विकास की एक सतत, अभी तक अपरिचित प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे यह अधिक स्पष्ट, कुरकुरा और परिष्कृत होता जाता है। सभी जानते हैं कि भाषाओं और शब्दों का परिवर्तन होता जाता है समय के साथ। कुछ अपभ्रंश में जो शब्द अलग अलग तरीके से बोले जाते थे वही ब्रज अवधि में अलग तरीके से, और वही खड़ी बोली में अलग तरीके से प्रयोग होते हैं। उनका स्वरूप समय के साथ बदलता जाता है। किसी विशेष भाषा में प्रयुक्त शब्दों की वर्तनी, उच्चारण और अर्थ में कई परिवर्तन किए गए हैं। इसमें ध्वनियाँ, शब्द, वाक्य, संकेत, हाव भाव, मुद्राएं, भाव आदि शामिल हैं। भाषा समाज और क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होती है, और प्रत्येक भाषा में एक अद्वितीय बोली होती है। हम सभी जानते हैं कि भाषाएं और बोलियां, सभी भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं और उनकी विभिन्न बोलियां भी हैं। यह आकस्मिक प्रवचन से लेकर ज्ञान प्राप्त करने तक विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करती है। वास्तव में आत्मनिरीक्षण, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को परिभाषित करता है, भाषा पर ही अत्यधिक निर्भर है। कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में भाषा की आवश्यकता इतनी है कि हम पूरी तरह से एक दूसरे संपर्क के लिए, या हमें कुछ भी कार्य करना है उसके लिए भाषा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भाषा, साहित्य और भाषा के बीच अंतर। तो इसको हम समझते हैं कि साहित्य की भाषा और सामान्य भाषा में क्या अंतर है। साहित्य कल्पना की लिखित या कभी कभी बोले जाने वाली कृतियों को संदर्भित करता है। शैली और अभिव्यक्ति में श्रेष्ठता और सामान्य और दीर्घकालिक रुचि की विषय वस्तु। दूसरी ओर भाषा को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या जीवित जीवों के बीच विचारों और भावनाओं के संचार, मनमाना संकेतों के माध्यम से, अर्थात शब्द, ध्वनि, प्रतीक, वाक्य, इशारों, आसन आदि। वही है कि साहित्य की भाषा में कलात्मकता होनी चाहिए और सामान्य भाषा सामान्य है, यह वैसे अभिव्यक्ति का माध्यम है। साहित्य का इस अर्थ में कल्पनाशील है कि सामग्री का लेखन काम करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करता है। इसके विपरीत भाषा प्रकृति में अभिव्यंजक है, क्योंकि यह जीवों को एक दूसरे के साथ अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। भाषा सामान्य सी है, हम जिस तरह हमें समझ आ रहा है उस तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन जब हम साहित्य में उस चीज़ को लिखे तो हमें अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। उसे व्यक्त करने के लिए विभिन्न शब्दों और विभिन्न परिस्थितियों का उपयोग करना होगा। जबकि साहित्य बौद्धिक विचारों और चिंतन के साथ लेखकों के लिखित कार्य होते हैं, भाषा अपनी ध्वनियों, संकेतों, प्रणाली, शब्दों और व्याकरण के बारे में होती है। साहित्य विशुद्ध रूप से जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है, यानी किसी ने अपने जीवन में क्या सामना किया, सपना देखा आदि। इसके विपरीत भाषा एक अमूर्त प्रणाली है जो प्रवचन में मदद करती है। सामान्य सी बात है कि भाषा वह है जो हम एक दूसरे से संपर्क करने के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं वही भाषा है। साहित्य अक्सर लेखक के विचारों, तथ्यों और कल्पनाओं के मनोरंजन, हास्योद्घाटन और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। इसके विपरीत भाषा जीवित
प्राणियों के बीच अंतःक्रिया को गति प्रदान करता है। यह कह रहा है कि जो भाषा है वह हमारे भावनाओं को, हमारे प्रेम, क्रोध, उत्साह सभी को व्यक्त करने के लिए भाषा की हमें आवश्यकता है। और जब साहित्य की बात आती है तो साहित्य में हम कुछ विचार करते हैं, कुछ उद्देश्य रखते हैं, उसके बाद कुछ लिखते हैं। निष्कर्ष है, साहित्य और भाषा ना तो समान है और ना ही प्रकृति में विरोधाभासी है, बल्कि साहित्य भाषा पर अत्यधिक निर्भर है। सामान्य सी बात है कि हमें अगर साहित्य लिखना है तो हमें भाषा की ही आवश्यकता है, भले हम उस भाषा को सामान्य रूप से ना प्रकट करके उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास करें, लेकिन अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें कोई ना कोई भाषा तो चाहिए। अगर हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो हमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है, हिंदी में लिख रहे हैं तो हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करना है। अगर हम अपनी किसी साहित्यिक बोली में, अवधी में, ब्रज में, बघेली में, किसी भी बोली में लिख रहे हैं तो हमें उस बोली के ज्ञान की आवश्यकता है। साहित्य एक सौंदर्यपरक विषय है जो विभिन्न लेखकों और लेखकों के कार्य और शैलियों के अध्ययन संबंधित है। इसके विपरीत भाषा संचार का एकमात्र तरीका है, चाहे वह पारस्परिक हो या अंतर्वैयक्तिक। सारा साहित्य जिस भाषा में लिखा जाता है उसी पर आधारित होता है। कहने का अर्थ है कि भाषा, जो साहित्य जिस भाषा में लिखी जाएगी वह उसी भाषा का साहित्य कहलाएगी। तो यह था हमारा सामान्य भाषा और साहित्यिक भाषा में अंतर। धन्यवाद।